जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, एक मॉक टेस्ट क्लास आपकी ऐसी होगी जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस रखने वाला हूं जो लास्ट 5 ईयर से रिपीटेड आ रहे हैं। बिल्कुल सही। फिजिक्स का मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। टॉप 20 क्विज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि लास्ट ईयर हर एंट्रेंस टेस्ट में रिवाइज हुए हैं। बिल्कुल सही। इस मॉक टेस्ट को अगर आप लोग अटेंड करते हो, सॉल्व करते हो, तो प्यारे बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाला जितने भी आप एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी फिर से दे रहा हूं आपको, ये लास्ट ईयर 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हर एक एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। तो चलिए इन मॉक टेस्ट को सोल्व करते हैं। चाहे आपका एंट्रेंस टेस्ट एम्स का हो, चाहे एंट्रेंस टेस्ट आरयूएच का हो, एमपीएसबी का हो, यूपीसी नेट, यूपी गेट, या फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आप लोग देना चाहते हो बीएससी नर्सिंग का, तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स के मॉक टेस्ट इसको अटेंड कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे आपको आंसर भी बताऊंगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस में पढ़ता हूँ आपके मन में आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और वहां पे आप खुद से लिखिए और लास्ट में एनालाइज कीजिए कि मेरे से कितने बने। और प्रैक्टिस तो मैं आपके करा ही रहा हूँ। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड के भी आपको मॉक टेस्ट में दूंगा। लास्ट 5 ईयर जो क्वेश्चन रिपीटेड है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने आप पे लाता हूँ। तो इसीलिए पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का 1 जून जो कि एम्स का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, आरयूएच का तो हो चुका है, नेक्स्ट ईयर आप लोग देने वाले हो, एमपीएसबी का जो कि 2 जून लास्ट डेट है, आपकी 24 जून को एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, और भी हमारे यूपी गेट है, यूपी गेट का आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, वहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया है या 12th क्लास में है, इन मॉक टेस्ट को लीजिए। बीएससी नर्सिंग कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो बच्चों आपका क्रैक हो जाएगा बड़ा इजीली, और फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, वेल एंड गुड, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इससे आपका ना कन्फ्यूजन दूर होता है और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाते हो, और आपका जो हेजिटेशन है ना वो खत्म हो जाता है जब आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे। बिल्कुल एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वैसे ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन से एंट्रेंस टेस्ट के कब कब डेट है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों एम्स का 1 जून को आपका पेपर होने वाला है, 1 जून का आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 8 अप्रैल को आवेदन चालू हो गए थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने चालू, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। 1 तारीख को आप पेपर देने जाओगे, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आरयूएचएस जिसके एग्जाम 27 मई को हो चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद एमपीएसबी जो कि 24 जून को मेरे प्यारे बच्चों 24 जून को एग्जाम होने वाले हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो, भर सकते हो। 2 जून लास्ट डेट है, एप्लीकेशन अभी भी चालू है, भर सकते हो। 24 जून को एग्जाम होने वाला है, और मॉक टेस्ट फिजिक्स का मैं आज लगवा रहा हूं आपका। ये क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस टेस्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। यूपीसी नेट का भी एग्जाम रिजल्ट भी आ चुका है, और नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग यूपीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हो तो आप यूपीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है, और इस यूपीसी नेट में भी बच्चों जिस बच्चे ने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा वो मैच कर लेना, ये फिजिक्स में ये क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स चाहे एंट्रेंस टेस्ट कोई भी हो बीएससी नर्सिंग का, ये फिजिक्स के क्विज जरूर वहां पे देखने को मिलेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो अभी 20 क्विज सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को और मॉक टेस्ट को पूरा लगाना, इसकी बिल्कुल मत करना, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है। बहुत मेहनत से 5 साल के पेपर को सॉल्व कर ये क्वेश्चन निकाले, 5 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे निकाले गए हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन बने हैं। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, आप लोगों के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बेहतर कॉलेज मिल सके, अच्छी रैंक लेकर आ सको, अच्छा स्कोर कर सको। क्लियर है, गुड। इसके बाद बच्चों यूपी गेट यानी कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई लास्ट डेट थी। ठीक है, जिस बच्चे ने भर लिया है बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होगी 11 जून को आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जीएनएम नर्सिंग जिसको करना है, यूपी गेट जिसको एंट्रेंस टेस्ट देना है। ठीक है, गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों ये है हमारे कुछ एंट्रेंस टेस्ट, और ये उनकी डेट है आपके सामने, स्क्रीन के सामने है सब कुछ। ओके, सबसे पहले देख लीजिए जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाओगे वहां पे किस तरीके का आपका टाइम रहने वाला है। अगर आप लोग एम्स का पेपर देने जा रहे हो प्यारे बच्चों, 1 जून को एम्स का पेपर है, तो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ कर आपको ओएमआर सीट कंप्यूटर पे खुलेगी और आपको माउस दे दिया जाएगा। ठीक है,
OMR सीट आपकी खुलेगी। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का कंप्यूटर होगा, ये तो लैपटॉप है लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा और ये OMR सीट है। माउस के थ्रू आपको टिक लगाने हैं। मान लीजिए आपको A है, B है, C है, जो भी है, आपको माउस के थ्रू वहाँ पे टिक लगाना है। अगर आपको समझ ना आए, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपके साथ वहाँ पे टीचर भी रहेंगे, आप पूछ सकते हो कि सर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए किस तरीके का करना है। ओके, वो इतनी हेल्प करा देंगे लेकिन आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको फिल करना, चलाना, वो बता देंगे। ओके, चलिए टोटल क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों 100 आते हैं, मार्क्स 100 आते हैं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है एम्स के अंदर और करेक्ट करने पर आपको 1 नंबर मिलता है। शो क्वेश्चन आते हैं, शो क्वेश्चन का मार्क्स होता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी कि क्विज होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 में से कोई एक सही होता है, उस पर टिक लगाना है आपको। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर देने के लिए। चलिए, इतनी बेसिक बातें तो आपको पहले भी नहीं पता थी, तो आज पता लग गई। चलिए अब मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, जो भी आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हो, एम्स का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स का पोर्शन देखिएगा, ये क्वेश्चन हर एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिला है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, यहाँ पे आप लोग बताओगे कि जो आपकी विद्युत धारा की SI इकाई है वो क्या है, बताइए। आपके पास 5 सेकंड का ईमानदारी से खुद देना है। ठीक है, मैं आंसर तो मैं बताऊंगा ही लेकिन खुद देना है और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, चलिए 5 सेकंड आप लोगों के पास है, खुद से टिक लगा लीजिए। वोल्ट, एम्पियर, कोलम्ब या फिर वाट, किन में से आपकी SI इकाई है, इन चारों में से कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से मुझे अभी बताइए और कमेंट भी कर सकते हो तुरंत अभी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने टिक लगा लिया, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, वहां पे आपने लिख लेना है। ठीक है, आंसर अगर A है तो A लिखना, B है तो B लिखना, C लिखा है तो C लिखना। ठीक है, इस तरीके से बाद में एनालाइज करना खुद के लिए बेस्ट है बच्चों। यहाँ पे आप किसी को दिखाने या बताने के लिए नहीं, खुद को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हो। ठीक है, कोई शर्माने का कुछ नहीं है, किसी को बताना कुछ नहीं है, किसी को दिखाना कुछ नहीं है। तो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के एनालिसिस के लिए आप लोगों ने खुद आंसर करना है। बहुत समय मिल गया आप लोगों को। SI की यूनिट आपको बतानी है कि विद्युत धारा जो आपका करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वेवलेंथ होती है, धारा जो बहती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, बताइए। चलिए, अभी तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, है ना। चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर है आपका एम्पियर। जब भी आप लोग करंट को किसी चीज से, जब करंट आप लोग किस चीज से मापते हो, एम्पियर से मापते हो कि नहीं मापते? बिल्कुल सही। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा? बी। ठीक है, ओके। क्यों हुआ? क्योंकि विद्युत धारा को मापने की जो मानक SI है प्यारे बच्चों, वो एम्पियर ही है। हम लोग विद्युत धारा को SI, जो विद्युत धारा को एम्पियर से ही मापते हैं। ये हम लोग बेसिक भी जानते हैं और हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी है। पढ़ा है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको पता भी है ना। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। वाहनों में पीछे देखने वाले शीशे के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, साइड में जो आईना लगा रहता है, हम पीछे वाले व्यक्ति को, पीछे के ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उस आईने में कौन सा हमारा लेंस लगा होता है? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लगा होता है, या प्लेन समतल लगा होता है, या कॉन्वेक्स उत्तल लगा होता है, या फिर कोई भी लेंस ही नहीं लगा होता, ओनली खाली आईना लगा होता है? बताइए। 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड खुद आपके हाथ में होना चाहिए भाई। ठीक है, खुद आपके कॉपी में आंसर आ जाना चाहिए। खुद एनालाइज कर रहे हो, खुद को चेक कर रहे हो आप लोग आज। ओके, और 20 क्वेश्चंस मैं आपको सामने लेकर आया हूं। आपके हर एंट्रेंस टेस्ट में पता चलेगा, यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, वेरी गुड। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि पीछे के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, साफ दिखाना, सेंटर में दिखाना हमारा किसका काम है?
उत्तल लेंस का काम है कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस प्यारे बच्चों ये पीछे के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। सभी को पता है इतनी बात, आपने लेंसेज पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर। बिल्कुल सही, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आंसर करेक्ट है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो रही है, अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करने वाले हो। चलिए इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पर, यह है आपका प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी लाइट की जो गति है, लाइट की जो स्पीड है, जो आपका प्रकाश है, उसका जो वैक्यूम में गति यानी कि जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसमें कितनी स्पीड होती है, बताओ जल्दी। 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड का समय, क्योंकि समय कम रहता है वहां पे और क्वेश्चन ज्यादा, तो आपको वो भी तो प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट का मतलब ये समझ लो कि आपका एग्जाम चल रहा है, आप लोग यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते, है ना। जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही आंसर आपने जो आंसर जो है देख लीजिए, 3 × 10⁸ मिली सेकेंड, 8 मिनट पर सेकेंड। प्यारे बच्चों यही अगर आपका आंसर था तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैक्यूम खाली स्थान में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। वेरी गुड, ठीक है, यह एक वैज्ञानिक नियम है और ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग अपने वैक्यूम स्पीड को लाइट की पता कर लेते हैं। सभी को मालूम है फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था, गतिज ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहीं से ये क्वेश्चन बना है ना। गुड। इसके बाद बच्चों नंबर 4 क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की गति, आप लोग जो साउंड निकाल रहे हो ना, ये जो ध्वनि है ना, ये जो आवाज सुनते हो ना, ये किस में सबसे ज्यादा इनकी गति होती है, मुझे बताइए। हवा में क्या साउंड की गति ज्यादा होती है? हवा जितनी तेज चलेगी क्या हमारी गति, साउंड की गति उतनी तेज चलेगी? या फिर जल, जितना तेज जल चलेगा उतनी तेज हमारी गति चलेगी साउंड की? नहीं, आगे बताओ। लोहा, वैक्यूम, किसमें बच्चों, जल्दी बताओ। ये करेक्ट आंसर देने के लिए 5 सेकंड, फिर मैं अभी आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। जल्दी से बताओ, गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति, साउंड की स्पीड, किस वे में आपकी सबसे ज्यादा होती है? बोलो बोलो, बिल्कुल वेट कर रहा हूं मैं। हाँ आपका सही, वेरी गुड, लोहे में। लोहा बच्चों एक ठोस पदार्थ होता है और ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। बिल्कुल, आप लोगों ने हवा सोचा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस में जितने भी सॉलिड चीजें होगी, हमारी जो ध्वनि है, साउंड है, वो बहुत स्पीड में जाएगा, साउंड में सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कण आपस में बहुत पास होते हैं, इसीलिए लोहे में गति सबसे ज्यादा होती है। लोहा हमारा ठोस होता है, ठोस किसकी वजह से हो रहा है? ठोस हमारा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपस में मिले होते हैं, कण मिले होते हैं, उससे ठोस होता है। और कण में जब हमारी ध्वनि जाएगी तो वो आपस में क्या होगी, स्प्रेड होगी कि नहीं, बहुत तेजी से फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बिल्कुल, वही यहाँ पे फॉर्मूला लगा है और उसी वजह से हमारा लोहा है ना, करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से बताओ। वास्तविक और उल्टा, यानी कि जो हमारा समतल है, समतल दर्पण है, उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या वास्तविक और उल्टा बनेगा, या फिर आभासी और सीधा बनेगा? आभास यानी कि आभास यानी कि अजम्पशन, आभास यानी कि आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हो, इमेजिन। आभासी और सीधा बनेगा, आभासी या फिर उल्टा बनेगा, या वास्तविक और सीधा बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी से 5 सेकंड के अंदर मुझे अपनी कॉपी पे जवाब चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो तुरंत, ठीक है। फर्स्ट कमेंट, उसमें कोई एडिट नहीं चलेगा, फर्स्ट कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। तुरंत जवाब देना है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, 5 सेकंड लिए, तुरंत जवाब दे दिया, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूँ, है ना। दे दूं, जल्दी बताओ। कर दिया कमेंट? नहीं करा? जल्दी से करो। ओके, हाँ बिल्कुल कर दिया है। इसके लीजिए आंसर आ गया, आभासी और सीधा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। आभासी और सीधा, जब भी कोई समतल, समतल का मतलब होता है प्लेन, प्लेन आपके पास कोई मिरर होगा, दर्पण होगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब का मतलब होता है जब हम किसी को देख रहे होते हैं ना, अपने आप को आईने में देख रहे होते हैं, तो आईने में जो हमें दिखता होता है ना, वो प्रतिबिंब होता है।
है ना, प्रतिबिंब होता है, तो वो आभासी और सीधा बनेगा अगर आपके पास प्लेन मिरर हो, है ना। गुड। इसके बाद बच्चों समतल दर्पण में जो छवि बनती है वह असली नहीं बनती, यानी कि ओरिजिनल नहीं होती। क्या वो ओरिजिनल होती है जो आप अपने आप को देखते हो आईने में? नहीं होती ना। गुड। छू नहीं सकते उसको, बिल्कुल भी नहीं छू सकते। मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ, छूने की कोशिश करता हूँ, पकड़ ही नहीं पाता यार अपने आप को, नहीं पकड़ पाता। हाँ, इसीलिए वो झूठी तस्वीर होती है, वो हमारी आभासी और सीधी होती है ना। चलिए ओके। इसके बाद बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, हर एंट्रेंस टेस्ट में दिखेगा, हर एंट्रेंस टेस्ट में दिखेगा। ये ओम का नियम क्या बताता है? जल्दी से बताओ। ये फॉर्मूलेज है, आप लोग पता होगा, प्रैक्टिस करी है, पढ़ाई करी है, फिजिक्स आपको आती है, आपने पता ही है। मैं 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता, 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं जानता। जल्दी से कमेंट करो, मुझे अपने वीडियो के नीचे भी कमेंट चाहिए, तुरंत कमेंट दिया करो यार, खुद को एनालाइज कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कॉपी पे भी लिखना है, कमेंट में भी लिखना है, और कमेंट मैं देखूंगा, कॉपी आप देखोगे, है ना। मेरे लिए इतना तो कर लो यार, 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन ईयर लेकर आया हूँ आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, हर एंट्रेंस टेस्ट में मिलते हैं ये। हाँ, आप लोगों की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो रही है, और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग एंट्रेंस टेस्ट पास करोगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा इसी कमेंट में आगे बोलोगे, प्रियांशु सर आपने तो कमाल कर दिया, जो आपने बताया था वही आया है, और मैं वही दे के आया हूँ, इसीलिए मैं पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए, मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, और आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट लेकर फिर भाई मुझे याद करोगे। इसीलिए बहुत समय हो गया है, मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं लिया, जल्दी से जल्दी कर दो, कर दो, कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। ओके, आंसर है प्यारे बच्चों, क्या आंसर है प्यारे बच्चों? वी, यानी कि वेग, आई आर यहाँ पे हो गया, वी इजिकल टू आई आर। ओके, यानी कि ओम का नियम कहता है, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये ओम का नियम बताता है कि जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। यह बिजली के वाहक को मापने में काम करता है। बिजली का वाहक होता है ना, बिजली का वाहक, उसको मापने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। V इजिकल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इजिकल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसको नापते हैं हम लोग अपने करंट को। याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया होगा। और प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया कुछ नहीं, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, और अभी टाइम है, डोंट वरी, सारे मॉक टेस्ट करा के आपका वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करा दूंगा। ओके, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह है आपका, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग कैसी होती है? बोलो बोलो, ध्वनि तरंग कैसी होती है? साउंड की जो वेव निकलती है वो कैसी होती है? बताओ, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, या फिर अनुदैर्घ्य जिसको हम लोग लॉगिट्यूडिनल बोलते हैं? नहीं, ये भी नहीं होती। उसमें है ये चुंबकीय, ये होती है? बताओ, मुझे कुछ नहीं पता भाई, 5 सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं है। 5 सेकंड आपकी, उसके बाद का समय मेरा, है ना। तो जल्दी से 1 2 3 4 5 सेकंड कंप्लीट हो गई। क्या करे, अभी नहीं हुई? लिख रहे हो? बिल्कुल लिखो, जल्दी लिखो, वेट कर रहा हूँ। ये लो, फिर से 5 गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गई, अब तो हो गई भाई। अब मैं आंसर दे रहा हूं, जल्दी से लिखा, नहीं लिखा कमेंट में लिख दो, अपनी कॉपी पे लिख दो, कॉपी पे लिखो, कमेंट में लिखो, दोनों जगह लिखना है बच्चे, ठीक है, ताकि कमेंट मैं देख सकूं, कॉपी आप देख सको, एनालाइज करके मुझे डीएम करना है फिर तुम्हें इंस्टाग्राम बीएसपी साइंस पर, जहां मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और डाउट को सॉल्व करूंगा, है ना। गुड। चलिए आंसर दे देता हूं प्यारे बच्चों, ये है हमारा आंसर दे देता हूं, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, ये बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ध्वनि की तरंगे एक ही दिशा में कंपन करती है। ये देखिए, आप लोगों को पता है ना ध्वनि की तरंग कैसे चलती है? ध्वनि की तरंग ऐसे चलती है, बिल्कुल, वेरी गुड, ध्वनि इस तरीके से चलती है।
तरंगे बना बना के चलती है, ऐसे लहरते लहरते चलती है, लहरते लहरते चलती है, ठीक है, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं उसको। क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग के क्वेश्चन सही जा रहे हैं, सही कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तैयारी बढ़िया है आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बल की एसआई इकाई क्या है? बोलो बोलो, बल, फोर्स। फोर्स जानते हो ना, ये फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है, उसकी इकाई क्या है? बोलो बोलो, इकाई किलो, न्यूटन, जूल। अरे ये तो मैंने आंसर पहले ही दे दिया यार। चलो न्यूटन, ये तो नॉर्मल था और इसका आंसर यार पहले ही खुल गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलो एक आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया है ना। वैसे आपको पता था कि नहीं, सही बताना, ईमानदारी से कमेंट में बता देना। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल गया गलती से, यहाँ पे आंसर ही निकल गया यार, ठीक है, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट ईयर, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए हाइड करके रखा है, ये हाइड नहीं हुआ तो क्या हो गया, आपको पता था ना, ईमानदारी से बताना है ना, यहाँ पे गद्दारी नहीं करनी है, यहाँ पे खुद को एनालाइज करना है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिए, लास्ट प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5 साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट में, है ना। चलिए न्यूटन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बल का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स, यहाँ बल का जो फॉर्मूला होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, एसआई की ये यूनिट होती है क्या? न्यूटन, याद है? गुड। चलो इसके बाद आता है हमारा 9th नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तापमान नापने का यंत्र क्या कहलाता है? कौन सा होता है? बोलो, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, किलोमीटर, कैलोरीमीटर। बोलो बोलो, तापमान को नापना यानी कि टेम्परेचर को नापना, ये तो पता ही होगा, आप लोग टेम्परेचर तो नापते ही होंगे, नहीं पता तो जल्दी से बता दो, ठीक है, बताओ बताओ बताओ, आंसर निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो। नहीं रुको, कमेंट कर रहे हो इसीलिए रुकू, बिल्कुल, चलो रुक जाता हूँ, कमेंट कर रहे हो ना इसीलिए रुक जा रहा हूँ। हाँ कर दिया, हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो, लिख लिया अपनी कॉपी पे, लिखा? कॉपी पे भी लिखना यार, वो भी जरूरी है, लिखा? गुड। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ, है निकाल दो, गुड। ये लो भाई, थर्मामीटर सभी को पता था, मुझे भी मालूम है, थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापता है, बुखार वगैरह हो जाए जब भी टेम्परेचर हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं, या फिर हम लोग अपने इन्वायरमेंट का जब हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं ना, वो भी थर्मामीटर से ही निकालते हैं। हाँ वो थर्मामीटर अलग होता है, ये नहीं कि हम लोगों ने अपने जीभ वाला थर्मामीटर इन्वायरमेंट में लगाया और हमें मिल गया, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। थर्मामीटर का काम शरीर और वायु के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। गुड, वेरी गुड, आंसर सही है, तो ऑल द बेस्ट अगेन। ओके चलो ये बता दो मुझे बस, अब 10वां क्वेश्चन आ गया है, काफी देर हो गई है प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन आ गया है, तापमान, 10वां क्वेश्चन आ गया है। बोलो, भार किस पर निर्भर करता है? यस, वेट, वेट किस पर निर्भर करता है, किस पे डिपेंडेंट होता है ये? बोलो, द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण पर, दोनों पर, या किसी पर भी नहीं? द्रव्यमान का मतलब समझ रहे हो ना, आपका वेट कितना है, वो द्रव्यमान ही तो है। यानी मेरे पास ये बोतल है पानी की, इसके अंदर पानी भर दूंगा तो इस पानी का वेट कितना होगा, उसे द्रव्यमान कहेंगे, है ना, मास जिसको बोलते हो। गुड, वेरी गुड, सब पता है आपको, है ना। जल्दी से बताओ, आंसर खोल दूं? क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहा हूँ, जल्दी से करो, बिल्कुल, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जल्दी बताओ यार, भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे करेगा या फिर गुरुत्वाकर्षण पर करेगा? गुरुत्वाकर्षण पता है ना, ग्रेविटी फोर्स, जो हमें इस धरती से जोड़ के रखी है, वरना मुड़ जाते हवा में, ऐसे लहर रहे होते ऐसे, ठीक है। नहीं, चलो मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है, निकाल दो, लिख लिया कॉपी में? लिख लिया? नहीं लिखा? जल्दी से लिखो यार, वेट कर रहा हूँ। ओके, क्या कमेंट कर रहे हो? करो, लिख लिया होगा यार अब तक तो, चलो लिख दिया, वेरी गुड। ये रहा हमारा दोनों, बिल्कुल, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही हमारा वेट पे डिपेंड करता है, भार हमारा इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, चाहे कोई भी चीज कितनी भारी हो, वो हवा में लहरेगी, क्या कोई मतलब है? नहीं है ना। अंतरिक्ष में जाते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, उनका जो वेट है वो 0 हो जाता है, हवा में लहरते हैं, झूलते हैं, देखा है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, भार, और भार हमारा गुरुत्वाकर्षण पर यानी कि ग्रेविटी फोर्स पर, और हमारा द्रव्यमान यानी कि मास पर, दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है 11वां क्वेश्चन, बताओ मुझे, 1 किलोवाट इजिकल टू, पता होना चाहिए, सामान बेचते खरीदते हो नहीं हो? घर से दाल चीनी मंगाई कभी? नहीं मंगाई, तो आज मंगवा दूंगा।
बोल दो 1 किलो चीनी में कितने ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 किलो वाट में कितना क्या होता है, बोलो कितना वाट होता है। मुझे नहीं पता, मेरी तरफ मत देखो, कमेंट करो और अपनी कॉपी पे लिखो, ठीक है। हाँ 5 सेकंड बस। 1 2। क्या बोल रहे हो सर, आपकी तो सेकंड बहुत तेज चलती है। बिल्कुल इतनी तेज ही तो चलानी है, इतना तेज बनाना है मुझे आपको, इसीलिए। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, आंसर निकाल रहा हूं भाई, कुछ भी हो जाए कमेंट कर दो। कर रहे हो, हाँ कर दिया, कॉपी पे लिख लिया, लिख लिया, ठीक है बच्चों। 1000 वाट, 1 किलो वाट में 1000 वाट हो, 1 किलो वाट में हमारा 1000 होता है, सभी को मालूम है, नॉर्मल था, है ना। चलो सबका आंसर सही हुआ होगा जितना मुझे पता है। चलिए प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र बता दो अब क्या है। हाँ अब अटक जाएगी, अब तक तो आसान क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। दर्पण का सूत्र बता दो मुझे। हाँ क्या है, क्या कह रहे हो, लिख रहा हूं, मुझे भी नहीं पता, मेरे तब क्यों देखते हो तुम इस टाइम पे, मुझे नहीं देखना यार, मैं चेहरा छुपा लेता हूँ। लिखा, जल्दी करो यार, मुझे आंसर निकालने में बहुत मजा आता है यहाँ पे, जल्दी से करो, लेट नहीं हो रहा मुझसे, छुपा रहा हूँ मैं। हाँ मैं नहीं देख रहा, लिख दो लिख दो, देख ही नहीं रहा। लिख लिया, गुड, निकाल रहा हूँ, निकाल दूँ, तुमसे पूछ के निकाल रहा हूँ, देखो ओके। ये लो भाई, ये रहा आंसर, लिख लो, नोट कर लो भाई, यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है डन। यह सूत्र अवतल और उत्तल दर्पणों में छवि की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस के बीच के संबंध को बताता है। ध्यान में रखिएगा, जो भी हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्या क्या बता रहा है, अवतल और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल लेंस प्यारे बच्चों। अवतल और उत्तल लेंस के दोनों में छवि की दूरी को और वस्तु की दूरी के बीच में संबंध बताता है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, हाँ याद रखना, भूलना मत, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ओके चले, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 13, जो कि आपकी स्क्रीन, होम स्क्रीन के सामने है, जो कि आपकी होम स्क्रीन के सामने है। ये क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको किसको मापते हैं, वोल्ट में किसको नापते हैं, धारा को, प्रतिरोध को, विभवांतर को, आवेश को। आवेश का मतलब होता है प्लस माइनस चार्ज, जानते हो ना, गुड। पोटेंशियल डिफरेंसेस, रेजिस्टेंस या फिर करंट, या फिर करंट किसको नापते हैं, बोलो। मुझे तो करंट लग रहा है, आपको क्या, मुझे तो विभवांतर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। क्या बोल रहे हो सर, गलत बोल रहे हो, आप बता दो सही, कमेंट लिख दो और अपनी कॉपी पे जरूर लिखना। कमेंट तो मैं एनालाइज करूंगा, लेकिन आपने खुद को एनालाइज करने के लिए कॉपी देखनी पड़ेगी, है ना। चलो मैं दे रहा हूं विभव, ये तो तुक्का भी सही लग जाता है, विभवांतर, वेरी गुड, आप लोगों ने सही लिखा ना, गुड, ऐसे ही आपको सही करना है, गलत बिल्कुल भी नहीं। ओके चलिए, इसके बाद में मेरे बच्चों नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन इज, परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम बता दो मुझे जल्दी से, मुझे सच में नहीं पता क्या होता है, परावर्तन का क्या नियम होता है यार, जल्दी से कमेंट करो, मुझे कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, हाँ सच में, बोलो बोलो, क्या लिख दिया हूं, देख लो, ओके मैं देख रहा हूँ, कॉपी पे लिखा नहीं है अभी आपने, जल्दी से कॉपी पे भी लिखो, नहीं नहीं कॉपी पे लिखना जरूरी है यार, जल्दी लिखो, मैं आंसर खोल रहा हूँ, जब तक खोल दो, खोल दो, जल्दी बताओ। परावर्तन का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम है आपतन कोण इजिकल टू परावर्तन कोण, वेरी गुड, यहाँ पे लिखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, ये नियम है हमारा। क्योंकि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, कोई लाइट आई और ये सतह है मेरी, ये लाइट आई और इस सतह पे टकराई और लौटती है, टकराई और इधर से लौट गई, ध्यान में रखिएगा। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा यार, प्रैक्टिकल भी तो जरूरी होता है मजे के लिए, है ना। ये है हमारा समतल प्लेन है, ठीक है, यहाँ से सूरज ने कहीं से भी लाइट आई, ये लाइट आई और इधर से निकल गई, ठीक है, ये देखिए इधर से लाइट आई और इधर से निकल गई, इतनी बात समझ में आ रही है। ये लाइनें तो आप लोगों ने पढ़ी थी, याद है आपको तो, गुड। जब कोण यानी कि जो ये एंगल बना है मेरे प्यारे बच्चों, लौटने का कोण, ठीक है, ये जो लौटने का जो कोण बना है, ये
कोण को कैसे हम लोग कौन से फॉर्मूले का कौन से नियम का यूज करते हैं, यही तो करते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। यानी कि जितना कोण हमारा यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। ये वाला कोण बनेगा V बनेगा, जितना कोण यहाँ पे बनेगा, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल हमारा यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड। चलिए इतनी बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गई। तो यही तो पूछ रहे हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन का मतलब होता है जो चीजें लौट गई, जिस तरीके से आई उस तरीके से लौट गई, तो भाई दोनों में एंगल, दोनों में कोण वही तो बनेगा, है ना। इजिकल टू तो आपतन कोण इजिकल टू परावर्तन कोण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, तुम तो दिल खुश कर रहे हो मेरा। मुझे उम्मीद है कि तोड़ दोगे फोड़ दोगे एम्स को तो आप, है ना। सीट आपकी है, बस मॉक टेस्ट लगाते रहो और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, मेहनत कर दो बस, ज़्यादा समय नहीं है, 1 जून को पेपर है ना। चलो इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन इज, किसी वस्तु की घनता यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी पता है किसे बोलते हैं, उसकी डेंसिटी जो गाढ़ी चीज होती है ना। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों ने क्या जूस पिया आम का, अब आम का जूस पी रहे हो, आम के जूस में आपको कोई भी गाढ़ापन नहीं दिख रहा, आम तो दिख ही नहीं रहा, पानी पानी लग रहा है, इसका मतलब कि उसकी डेंसिटी बेकार है। अगर कोई बेहतरीन 1 नंबर का आम का जूस बना के दे, वो बहुत गाढ़ा हो, उसे कहेंगे उसकी डेंसिटी 1 नंबर है भाई, घनत्व तो उसका बहुत प्यारा है, बड़ा है, वही तो होता है। तो कैसे निकाला जाता है वो घनत्व, कैसे निकालेंगे बताओ। फिजिक्स की हेल्प से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, घनत्व द्रव्यमान आयतन लगाएंगे, बल दूरी लगाएंगे, दूरी समय लगाएंगे, गति इंटू समय लगाएंगे। बोलो बोलो, 5 सेकंड भाई, 5 सेकंड का रूल तो मैं फॉलो करूंगा ही, 5 सेकंड का रूल तो फॉलो करना ही है, दबंग 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 करते करते, ठीक है। चलो आंसर निकाल दूं, क्या लिख रहे हो, लिख लिया, क्या कमेंट कर रहे हो, कर रहा हो, करो 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 करो, कर दिया। गुड, आंसर इज घनत्व द्रव्यमान इंटू आयतन। जितना आयतन होगा, जितना भार होगा आम का, उतना ही तो हमारा जूस बेहतरीन बनेगा, है ना। गुड, जितना आम होगा और जितनी क्वांटिटी में आम डालेगा उतनी तो डेंसिटी हमारे जूस की अच्छी होगी, बिल्कुल। तो यही तो है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। वेरी गुड, यही तो करना है, लॉजिक भी लगाना है, नॉलेज भी लगाना है, और अपना एम्स को क्रैक भी करना है अच्छे मार्क्स से, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसके बाद बच्चों 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है, यानी कि लिक्विड के अंदर कोई चीज हम डाल रहे हैं, कोई भी चीज डाल रहे हैं, तो वह किस बल के कारण ऊपर उठती है। मान लीजिए मैंने कोई चीज डाल दी और वो पानी में तैरने लगी, ऊपर उठ गई, तो कौन सा बल लग गया उसमें बताओ, बोलो बोलो। गुरुत्वीय बल लगा, अवतल बल लगा, घर्षण बल लगा, या चुंबकीय बल लगा, बोलो। 5 सेकंड। मुझे कुछ नहीं पता यार, इसका आंसर मुझे मेरे सामने मत देखो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाद में आफ्टर 5 सेकंड मेरा दिमाग खुलता है थोड़ा सा, तभी बोलूंगा। हाँ लिख लिया, ओके लिख रहा हूँ, ओके ओके लिख लिया कॉपी पे, ओके। कमेंट कर दिया, नहीं करा भाई, ईमानदारी से कमेंट किया करो यार, सच्चे इंसान बनो यार। ऐसे मेरे साथ खेल रहे हो ना तुम लोग, मुझे पता, कमेंट वमेंट नहीं कर रहे तुम लोग, कर रहे हो, कर दिया। हाँ देखूंगा मैं, देखो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आपने करनी पड़ेगी, ईमानदारी का रिजल्ट मिलता है कभी कभी, है ना। यहाँ पे ईमानदारी दिखाओगे, ईमानदारी आपकी, वहाँ पे फल मिलेगा आपका एम्स के पेपर में, ध्यान रखिएगा। चलो आंसर खोल रहा हूँ भाई, एक खुल गया, एक खुल गया, अवतल, वेरी गुड, अवतल, अपथन, अपथन बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बुओयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है, बुओयंट फोर्स। गुड, ये हमें इस फोर्स के कारण ही पानी के ऊपर ले आता है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को। जब भी कोई पानी के ऊपर आप लोग कोई चीज तैरती हुई दिखो ना, समझ लेना अपथन बल लगा है उस पे, है ना। गुड, नंबर 17 ऑफ क्वेश्चन इज, लेंस की फोकस दूरी बता दो बच्चों। लेंस की फोकस दूरी किस चीज से मापी जाती है, फोकल लेंथ। लेंस की दूरी, आप लोग चश्मे पहनते हो, कैमरे के लेंस होते हैं, उनकी जो दूरी नापी जाती है, डिग्री में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, सेंटीमीटर में या वाट में, बोलो बोलो। हाँ हाँ लिख रहे हो, मुझे नहीं पता। नहीं 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 यार, मुझे पता नहीं, जल्दी से कॉपी में लिखो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हैं, लिख दो यार, प्यार देखो, लिखो यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को एनालाइज करना है, कमेंट में भी लिखना, मैं एनालाइज करूंगा,
हाँ, ये सोच रहे हो मैं अपना रिजल्ट खुद ही जारी कर दूं? नहीं, रिजल्ट मैं दूंगा, है ना। चलो आंसर दे देता हूँ। अब तक तो लिख दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, है ना, कर दिया ना, गुड। ये है बच्चों, सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में हम लोग यहाँ पे इसमें नापते हैं, सेंटीमीटर प्रति मीटर के अंदर हम लोग अपने लेंस की दूरी को नापते हैं, है ना, गुड। लेंस की फोकल लेंथ को दूरी के रूप में मापा जाता है और दूरी को हम सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं, है ना, इतनी पता है, गुड। चलो बच्चों 18 क्वेश्चंस आ गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है। 5 साल का ये निचोड़ है आपके सामने 20 क्वेश्चंस का, ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, सॉल्व कर रहे हुए आने चाहिए। डेली आपका मॉक टेस्ट अब जारी हो चुका है, चैनल सब्सक्राइब और लगे रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। फिजिक्स के बाद मैं बायोलॉजी के मॉक टेस्ट दूंगा, फिर केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट दूंगा और फिर जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट दूंगा बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए अब इसका आंसर दीजिए, ज्यादा बातों में मत लगो, अब बात करने का समय नहीं है। 1 जून आ चुका है, आपका टाइम नहीं है, ठीक है। और 1 जून के अलावा आपके आने वाले जितने एंट्रेंस टेस्ट है, ये तो एम्स है, इसके बाद हमारा पीएनएसटी का आएगा, जीएनएमटीएसटी का आएगा और भी हमारे एंट्रेंस टेस्ट, जो भी एंट्रेंस टेस्ट है बीएससी नर्सिंग के, उनमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके। इसीलिए सीरियस लो, आंसर दो इसका। 18 क्वेश्चंस है हमारा। किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु का जो वेग है, जो स्पीड है, उसके साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब स्पीड के अंदर कोई चेंज आ जाए, एक स्पीड 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तुरंत 120 या फिर 60 पे आ जाए गाड़ी, 40 पे आ जाए गाड़ी, तो क्या हुआ उसके अंदर प्यारे बच्चों? चाल, त्वरण, दूरी या बल? बोलो बोलो, किसकी वजह से परिवर्तन आया, क्या कहते हैं? आंसर दे दूं? आंसर तो लिख दिया होगा अभी तक, मुझे पता है, आपको आदत हो गई है, बार बार नहीं कमाना चाहते, सर को परेशान नहीं करना चाहते, है ना, गुड। आंसर दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल दूं, ये लो खुल गया। त्वरण की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन के वजह से, ठीक है, त्वरण, इसकी वजह से हमारा जो स्पीड के अंदर जो परिवर्तन आया वो आता है, ठीक है। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, यानी कि किसी वस्तु कितनी तेजी को रफ्तार बदल रही है, ये बोलते हैं। गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर दबाया है, वही तो है त्वरण, एक्सीलेटर ही तो है, ये स्पीड को बदलता रहता है, गुड। चलो अब आता है 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उष्मा संचार के कितने प्रकार है? बोलो बोलो, उष्मा कितने संचार है, कितने संचार है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको पता है ना, बोल दो। 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, फूल रही है सांस, जल्दी कर दो यार, मुझे पता है आपको पता है, आप बड़े स्मार्ट बच्चे हो, आप बड़े प्यारे बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? हम जैसे पागलों को थोड़ी पता होगा, आप स्मार्ट हो यार, बोलो बोलो बोलो। आंसर दे रहा हूं मैं, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपने कमेंट भी कर दिया और अपनी कॉपी पे भी लिख लिया, है ना। चलो लिख दूं, आंसर कर दूं, ये लो बच्चों, 3 संचार होते हैं, 3 याद रखना, ठीक है। उष्मा 3 तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये बच्चों 3 तरीके के हमारे संचार होते हैं। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, 3 संचार होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। आंसर मिल गया, वेरी गुड। छोड़ोगे तो नहीं? 19 क्वेश्चन हो गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन में से आपका फिजिक्स में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। 5 साल से रिपीटेड हो रहे हैं, इस साल को भी नहीं छोड़ेंगे, इस साल में भी आएंगे, ओके। अब आता है हमारा लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। बल लगाने के बावजूद वस्तु नहीं हिलती, इसका कारण क्या हो सकता है? बोलो। बोतल है, बोतल को मैं बल लगा रहा हूं भाई, मान लीजिए अटकी हुई है हवा में, मैं इसको हिला रहा हूं, ये हिल नहीं रही है, ये लो भाई, ये क्यों नहीं हिल रही यार? इसके अंदर क्या हो गया? गुरुत्वीय बल लगा है क्या? नहीं नहीं नहीं। घर्षण बल लगा है क्या? नहीं नहीं यार। चुंबकीय बल लगा है क्या? नहीं नहीं यार। भार, इसका वेट ज्यादा है क्या? इसका वेट ज्यादा है क्या? बोलो चारों में से क्या है? आंसर तो कर दो यार मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आ गया, कॉपी पे आया, अभी कमेंट में नहीं आया, मुझे पता चल जाता है, देख रहे हो। हाँ जल्दी करो। ओके ओके ओके, हाँ अब आ गया आंसर, बिल्कुल अब कर दिया तुमने, कर देता हूँ। चलो ये लो भाई, घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन, जो घर्षण बल है, देखो ये क्या है? घर्षण ही तो है।
इसकी वजह से हमारी वस्तु नहीं हिलती। मान लो जब ये किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो नहीं हिलती, तो ज्यादातर वजह होती है कि घर्षण बल लगा है उसके अंदर, जो सतह पर रगड़ पैदा करती है और वस्तु की गति को रोकता है। यह रुकावट पैदा करने वाला बल है। घर्षण बल किसी वस्तु की रुकावटों को रोकता है। ठीक है, किसी वस्तु की रुकावटों को रोकता है। तो ध्यान में आ गया। आज का मॉक टेस्ट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट प्रीवियस ईयर से उठाए हुए ये क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके लिए आते हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम लोग बायोलॉजी का करने वाले हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट चेक कीजिए, चैनल के अंदर ओपन कीजिए और पोस्ट चेक कीजिए। ये मॉक टेस्ट वहां पे अपलोडेड है। ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट मैं आपको लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। आंसर दीजिए, एनालाइज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़कर अपनी बीएससी नर्सिंग की जर्नी को और खूबसूरत और बेहतर बनाएं। मैं मिलूंगा एक और नेक्स्ट प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी ऐसी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।